पहले माँ प्रकृति और भाई मन्नारे जगदीश पांडोर को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। वैसे बोलने को बातें तो बहुत है, लेकिन आज यहाँ रिछावर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के नाम से इस मंडल का गठन किया जा रहा है। इस मंडल में, इस कार्यकारिणी में जो पदाधिकारी होंगे, उन पदाधिकारियों को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने वाले हैं। इस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे, आपसे मैं ये भी आशा करता हूँ। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी और काम की बात थी। आज ही मैंने एक PDF देखी थी, अभी ग्रुपों में चल रही थी कि जो हमारी स्कूलें हैं गाँव में, प्राथमिक स्कूलें और उच्च प्राथमिक स्कूलें, जहाँ पर नामांकन कम है वो स्कूलें मध्य हो रही हैं उच्च प्राथमिक स्कूल। तो उन स्कूलों में अपने झाड़ोल और यहाँ तक कि अपने रिछावर के आसपास भी कोई स्कूलें हैं, उनकी PDF जो ग्रुप में डाल दी जाएगी, तो उन PDF से अपने आसपास की स्कूलें देख लें और जो आसपास का अपने यहाँ साथी मौजूद है उन साथी की ये जिम्मेदारी रहेगी कि उन स्कूलों का पता करना कि वो स्कूलें कौन सी है और वहाँ पर अधिक से अधिक नामांकन कराना। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो स्कूलें जिसमें 50 से कम नामांकन, जो प्राथमिक स्कूलें 5वीं तक, उसमें 50 से कम बच्चे हैं, वो स्कूलें बंद होकर CBSE पास में जो 8वीं तक स्कूल है उसके अंतर्गत मर्ज हो जाएगी और हमारे बच्चों को 5 से 6 किलोमीटर दूरी तय करके पढ़ाई करने के लिए जाना होगा। इसलिए आप सभी को ये देखना है आसपास कि हमारी कौन सी स्कूलें हैं। PDF जो कि है डाल दी जाएगी ग्रुपों में, तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। उसके बाद आज मैं कहना चाहूँगा शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के बारे में मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमारे जैसे सर ने भी बताया था, कावाराम जी ने, तो सर ने बताया था कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है और 40% को लेकर इन्होंने बात रखी थी। तो मुझे ऐसा सब कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आरक्षण खत्म किया जा चुका है। क्योंकि हमारे जो रिजर्व कैटेगरी की जो सीटें होती हैं वो सीटें ही हमें प्रदान की जाती है। अगर हमारे समाज का कोई बच्चा, ST SC का कोई बच्चा जनरल मेरिट फाइट करता है तो जनरल की सीटें नहीं दी जाती है और CTC अपने ST रिजर्व सीट की कोटे की जो सीटें होती है वो प्रदान कर दी जाती है। तो इससे हमारे जो गिने चुने बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं। और उसके बाद अब तो इन्होंने 35% वाली बात बताई, इसके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि ये 35% वाला जो नियम है, इसमें हमारे क्षेत्र से, पूरे TSP से मान लो कि लगभग मुश्किल से, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, साइंस है और फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो भारी जो अधिक ऐसी कठिनाई जो विषय है, वो विषय की में जो कैंडिडेट है वो ना के बराबर सेलेक्ट होंगे। ना के बराबर क्या मतलब, बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्योंकि जो अभी भर्ती हुई है इसमें अपन देखते हैं कि दो पेपर लिए जाते हैं, दोनों में ये बाध्यता रखी जाती है कि 40% की, अपने लिए 35% की रखी जाती है। तो उसमें होता क्या है कि एक GK का पेपर होता है और दूसरा सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो उसमें फिर जो सब्जेक्ट का पेपर होता है वो इतना हार्ड लेवल का बनाया जाता है कि खुद बोर्ड को, जो आयोग है पेपर बनाने वाला, उस तक को भी नहीं पता होता है कि ये आंसर इसका क्या होगा। जो अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था दिसंबर में जो पेपर हुए थे, उनकी आंसर की अभी तक निकाल रहे हैं 5-6 महीने होने के बाद भी, और आंसर की ऐसी निकाल रहे हैं कि जो उसका आंसर है भी नहीं। इससे हमारे जो युवा है इतनी मेहनत करते हैं, लगभग 2 साल तक उदयपुर में रह के, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर जाके कोचिंग कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उनके साथ बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि अगर सीधे से पेपर बनाए होते हैं और सीधी सी परीक्षाएं होती है तो हमारे बच्चे, हमारे समाज के जो युवा है, कहीं ना कहीं से उनका मुकाबला करके सीट हासिल कर लेते हैं, परंतु ना तो उनके पेपर बनाने का ठिकाना होता है और ना ही परीक्षा लेने का ठिकाना होता है। हर तरफ जो पेपर लीक का मुद्दा है हर भर्ती में होता है। और जो ये अभी सरकारें चल रही है, चाहे कांग्रेस की हो या BJP की हो, हर सरकार ने हर भर्ती को पंचवर्षीय योजना बनाई है। सही है, 5 साल में सिर्फ एक भर्ती एक बार, जबकि नियम ये होता है कि हर साल हर भर्ती होनी चाहिए। तो हमारे क्षेत्र में ये देखा जाता है, विशेषकर हमारे क्षेत्र में तो काफ़ी ज़्यादा हद तक ये चलता है कि जो स्कूलें हैं
हमारी स्कूलें हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो, हमारे हमें दे देंगे फ्री में, स्कूलें फ्री में देंगे, दूध फ्री में देंगे, कपड़े फ्री में दे देंगे, और हॉस्पिटल में देख लो आपको दवाई फ्री में दे देंगे, जांचें फ्री में दे देंगे। लेकिन स्कूलों में शिक्षक हमें नहीं देंगे। 5 सालों में सिर्फ एक बार भर्ती कराएंगे, वो भी एंड में सरकार जाते टाइम। तो हमारे इन 5 सालों में हमारे बच्चों का कितना नुकसान होता है ये कोई नहीं देखता। इन 5 सालों में बच्चे पूरी स्कूल में 2-2, 3-3 टीचरों के सहारे रहते हैं। उन टीचरों पर भी भारी भरकम इतने कार्य सौंपे जाते हैं, MDM का है और BLO का है, काफ़ी तरह के बहुत भारी भारी काम सौंप दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि इन दोनों पार्टियों को इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुंह तोड़ जवाब देना है, और हमारी जो अपनी जो आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली द्वारा जो युवा नेता चुना जाएगा, उस नेता के लिए हमें कार्य करना है। सिर्फ समाज के लिए ही नहीं, राजनीतिक तौर पे भी हमें आगे आना होगा, अन्यथा हम समाज करते रह जाएंगे और उधर कांग्रेस BJP के लोग आगे प्रचार करेंगे और हमारे भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को गुमराह करके उनसे वोट लेकर चले जाएंगे। इसलिए हमें समाज के साथ राजनीतिक जागरूकता की भी बहुत ज़रूरत है। इसके बाद जो सर्विस में जो लगे हुए हैं उन भाइयों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सर्विस में लग गए हैं तो आपका रास्ता सिर्फ यही खत्म नहीं होता है। आप समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा करने के बाद आप जो बचा हुआ वक्त है, आप अच्छी आगे की बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। प्रशासनिक पद आपके लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि जो अध्यापक है और जो नर्सिंग स्टाफ है, चाहे किसी भी पद पे है, LDC है, UDC है, तो आपको अच्छे से तैयारी करके प्रशासनिक सेवाओं में भी जाने की जरूरत है। आज हमारे समाज को प्रशासनिक पदाधिकारियों की भी काफ़ी ज़रूरत है। तो हमारे जो युवा है तो उनके लिए क्या मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एक परीक्षा देते हैं और उसमें पास हो जाते हैं और आप रेस्ट में लग जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप अगर रेस्ट में लग जाते हो तो आपको बोलने वाले 10 मुंह ये खड़े हो जाएंगे कि ये तो किस्मत से बस लग गया। आपको कर दिखाना है, ऊंचे से ऊंचे पद पर जाने की आपको कोशिश करनी है। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा अपने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जो आज ये मंडल बनाया गया है, इस मंडल के बारे में कि जो पदाधिकारी होंगे, सिर्फ पदाधिकारियों पर ही जिम्मेदारी नहीं है, आज यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति पर ये जिम्मेदारी होगी कि हमें अपने परिवार को, हमारे समाज को किस तरह से समझाना है। इन राजनीतिक पार्टियों के गुलामों से, इन दलालों से हमें किस प्रकार से अपने भाइयों को दूर रखना है और अपनी आदिवासी परिवार की विचारधारा को बढ़ावा देना है। पार्टियों की बात करूं मैं, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो या BTP हो, इन सभी से हमें बचा के रखना है और हमारे जो समाज के नाम पर, समाज के लिए अपने को काम करना है। समाज के नाम पर अब एक बार अपन एकजुट हो जाते हैं तो पार्टी अपने आप बन जाती है। तो उसके आगे मैं कहना चाहूँगा कि मंडल के जो सभी पदाधिकारी होंगे उनको पूरे जोश और जुनून के साथ कार्य करना है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से आपने मंडल बनाया है, तो उनके नाम जैसा आपको काम करके दिखाना होगा। उन्होंने मात्र 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी ताकत, अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। तो आपको भी ऐसा जोश और जुनून के साथ कार्य करना होगा। और सभी साथियों से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि पूरे जोश और जुनून के साथ आज हमारे भाई अपने बीच में नहीं रहे, 2 महीने से भी अधिक हो चुके हैं। बात है, सहन तो नहीं होता है, पर हिम्मत रखकर हमें भी आना पड़ता है कि हमारा समाज कहीं टूटे नहीं है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ सिर्फ समाज के लिए खड़े हैं। हमें बस समाज के लिए लड़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है। इसके साथ सभी पदाधिकारियों को अग्रिम शुभकामनाएं। मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिरसा।